हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हुए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी, बीए, बीकॉम तृतीय वर्ष से फाउंडेशन कोर्स हिंदी सब्जेक्ट से यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट अध्याय दिया गया है यूनिट फर्स्ट में भवानी प्रसाद मिश्र, जिसमें सतपुड़ा के जंगल हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित हुए थे? तो यह महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित हुए। भवानी प्रसाद मिश्र कौन से कवि हैं? तो फ्रेंड्स, वह नई कविता एवं प्रयोगवादी। और कौन से रचनाकार गांधी दर्शन से प्रभावित हुए? तो भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रणी है? तो फ्रेंड्स, वह मानवतावादी। देखिए फिर इसके बाद आता है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था? तो उनका जन्म है फ्रेंड्स 1913 में हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म होशंगाबाद में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र कौन सी पत्रिका का संपादन करती थी? तो वह है कल्पना। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? तो उन्होंने फ्रेंड्स बीए तक पढ़ाई की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था? तो देखिए उनका निधन फ्रेंड्स 1985 में हुआ था। जंगल में क्या चुप नहीं है? तो फ्रेंड्स उसमें हवा चुप नहीं है। और कविता के इस अंश में जंगल में किसका चित्र नहीं दिखाई देता है? होली के त्योहार का। वन में कौन निश्चिंत है? तो फ्रेंड्स इसमें गोंड निश्चिंत है। कविता में निम्न में से कौन सी विशेषता गोंड जनजाति की नहीं है? तो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी अनमने रहते हैं, यह विशेषता है फ्रेंड्स गोंड जनजाति की नहीं है। तो देखिए फिर इसके बाद है कभी सतपुड़ा के जंगल को मौत का घर नहीं मानते क्योंकि यह कैसा है फ्रेंड्स, यह बहुत ही घना है। देखिए यह जंगल ने किसी अपनी गोद में पाला है। तो यह नदी, झरने और नाले सभी को पाला फ्रेंड्स। और देखिए इसी में कवि के अनुसार वृक्षों में नाना प्रकार से क्या उलझी हुई है? तो इसमें फ्रेंड्स में लताएं उलझी हुई हैं। देखिए फिर सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, या इसी इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भवानी प्रसाद तिवारी भी कहते हैं। तो देखिए फिर इसके बाद है कवि ने कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए किसका आह्वान किया है? तो उन्होंने भ्रमण करने का आह्वान किया है। और सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मच्छरों के दंश वाले इस पंक्ति में दंश से क्या विक्रिया है? तो फ्रेंड्स यह है, क्या आंसर है? दंत काटने की क्रिया। अब देखिए फिर इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। सतपुड़ा की जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? तो फ्रेंड्स यह प्राकृतिक एवं वन्य जीवों पर यह आधारित है। देखिए सतपुड़ा की जंगल कविता में मुख्य रूप से किन दो वृक्षों का वर्णन किया गया है? तो इसमें फ्रेंड्स वह साल और पलाश के वृक्ष का वर्णन किया गया है। और सतपुड़ा की जंगल कविता में इनमें से किस जीव का वर्णन नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें छिपकली का वर्णन नहीं है। और सतपुड़ा की जंगल कविता में काली लताओं की उपमा किससे की गई है? तो फ्रेंड्स यह सांप से की गई है। अब देखिए सतपुड़ा की जंगल कविता में किसकी नींद में डूबे होने की बात कही गई है? तो फ्रेंड्स यह है जो, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, जंगल के नींद में डूबे होने की बात कही गई है। फिर देखिए फिर इसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स वह दक्षिणी भाग में है। और सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी का वर्णन किया गया है। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति किनको पालती है? तो फ्रेंड्स वह मुर्गे और तीतर को पालती है। और सतपुड़ा के जंगल कविता में कवि ने किस जाति का वर्णन किया है? तो उन्होंने फ्रेंड्स गोंड जाति का वर्णन किया है। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम इसको। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का वर्णन है? तो फ्रेंड्स यह होली का वर्णन है। कवि के अनुसार प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी छटा क्या है? तो फ्रेंड्स वह घने जंगल। अब देखिए फिर इसके बाद आता है सतपुड़ा की जंगल कविता में कितने पहाड़ों का वर्णन किया गया? 7 पहाड़ों का वर्णन किया गया है। सतपुड़ा के घने जंगल में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो फ्रेंड्स वह गोंड जाति के लोग हैं जो है निवास करते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद आता है अगला, जिसको हम आगे बढ़ा लें दोस्तों।
तो देखिए, सतपुड़ा की जंगल कविता के अनुसार एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसकी एक दूसरे के पूरक होते हैं जंगल और पहाड़। और सतपुड़ा की घने जंगल कविता में किसका वर्णन है? तो भावनात्मकता का वर्णन है। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलना कष्टदायी है। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल में चारों तरफ क्या छाए हैं? तो फ्रेंड्स जाले छाए हुए हैं। अब देखिए, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह है मध्य प्रदेश में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि ने सतपुड़ा की घने जंगल कविता में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? तो उन्होंने फ्रेंड्स वहाँ पर जंगल की यात्रा का वर्णन किया है। और जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड्स यह उगते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, इन पंक्तियों से लेखक का क्या आशा है? तो फ्रेंड्स इससे है पेड़ तथा जंगल निर्जीव न होकर केवल सजीव हैं। अब देखिए फिर इसके बाद आता है, घने जंगल क्या सहन करती हैं? तो फ्रेंड्स यह आंधी तूफान को सहन करती हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं, सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं? तो फ्रेंड्स सतपुड़ा के जंगल हैं किससे भरे हैं? अजगरों से भरे हुए हैं। और वन सजीव क्यों प्रतीत होते हैं? यह बाघ की गर्जना से प्रतीत होते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? तो फ्रेंड्स यह नींद में डूबे हुए से हैं। अब देखिए फिर इसके बाद, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश में है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए फिर इसके बाद आता है, कविता की पंख दल में पतले पत्ते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं वापसी सेकंड अध्याय इसका यूनिट फर्स्ट का। तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका उषा प्रियवंदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म है कानपुर में हुआ था। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? तो उषा प्रियवंदा। तो देखिए फिर इसके बाद है, वर्ष 2007 में लेखिका उषा प्रियवंदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनके लिए मंटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से पुरस्कार किया गया था। फिर देखिए, उषा प्रियवंदा इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स प्रवासी कथाकार के रूप में। देखिए फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए, वापसी कहानी कौन से वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है? तो फ्रेंड्स यह मानवीय संबंध को दर्शाती है। वापसी कहानी में किसकी वापसी होती है? तो फ्रेंड्स इनकी गजाधर बाबू की होती है। और आधुनिकता ने मनुष्य को कैसा बना दिया है? तो फ्रेंड्स यह बना दिया है स्वार्थी और मानवताहीन। वापसी कहानी चित्रण करती है किसका? करती है फ्रेंड्स, यह करती पारिवारिक घुटन का। अब देखिए, वापसी कहानी में गजाधर बाबू की वापसी कहाँ से होती है? तो उनकी रेलवे की नौकरी से वापसी होती है। अब देखिए हम आगे देखते हैं, वापसी कहानी के गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? तो फ्रेंड्स वहाँ पर रेलवे में नौकरी करते थे। और वापसी कहानी में गजाधर बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स उनका अमर नाम था। तो आप लोग इसको याद रखना। देखिए फिर इसके बाद है, गजानन बाबू कैसे व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स वह अत्यंत ही स्नेही व्यक्ति थे। और वापसी कहानी है कैसी है? फ्रेंड्स यह एक पारिवारिक कहानी है। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं, गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया कहाँ पर बिताया था? फ्रेंड्स उन्होंने घर के बाहर बिताया था रेलवे की नौकरी में। देखिए फिर इसके बाद है, गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो फ्रेंड्स उनके 4 बच्चे थे। देखिए फिर इसके बाद है, अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गजानन बाबू को क्या हुआ? तो अतहंती फ्रेंड्स दुख हुआ था। अब देखिए फिर इसके बाद गजानन बाबू की पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री का नाम बसंती था। अब देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए, वापसी कहानी के संवाद कैसी भाषा में लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स यह सरल बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं। और इसी ने गजानन बाबू को ले जाने हेतु क्या बनाया था? तो उन्होंने फ्रेंड्स बूंदी के सॉरी फ्रेंड्स उन्होंने बेसन के लड्डू बनाए थे। गजानन बाबू को पसंद है क्या? पसंद है बेसन के लड्डू। अब देखिए फिर इसके बाद है, इनमें से कौन सी रचना उषा प्रियवंदा द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स झांसी वाली रानी। अब देखिए आगे देखते हैं हम, गजाधर बाबू ने शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? बसंती को सौंपी थी।
वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण है? तो फ्रेंड्स यह है मध्यवर्गीय। और गजानन बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो उन्होंने फ्रेंड्स 35 वर्ष हैं जो अकेले नौकरी में व्यतीत किए थे। और नरेंद्र ने खाना न खाने का गुस्सा किस पर उतारा? तो फ्रेंड्स उन्होंने गजानन बाबू पर उतारा। घरेलू नौकर को काम से किसने हटाया? गजानन बाबू ने हटाया था। अब देखिए वापसी कहानी में दो पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है? तो यह फ्रेंड्स आंतरिक वैमनस्य का चित्रण है जो किया गया है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। वापसी कहानी में कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? तो बोलचाल जो फ्रेंड्स है वह सहज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। अब देखिए कहानीकार ने वापसी कहानी में कौन सी विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया? तो उन्होंने फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा। वापसी कहानी की भाषा शैली पूर्णतः सहायक कैसी है? तो फ्रेंड्स यह है कथात्मक विकास में है। अब देखिए इसके बाद है वापसी कहानी में मुहावरों और व्यंजनात्मक से युक्त भाषा है। तो यह है रोचक और प्रवाहमाही। अब देखिए इसके बाद है अगला वापसी कहानी में गजेंद्र बाबू कहाँ के लिए निकल गए थे? तो फ्रेंड्स वह नौकरी के लिए है जो निकल गए थे। वापसी कहानी का उद्देश्य है आंतरिक बेमनस्यता को है जो उभारना। अब देखिए फिर इसके बाद है हमारा वापसी कहानी दो पीढ़ियों के खालिस्तान पर आधारित है। तो यह फ्रेंड्स अंत द्वंद्व पर आधारित है। अब देखिए अब हम देखते हैं तीसरा अध्याय शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद। देखिए यह फर्स्ट यूनिट का तीसरा अध्याय है तो इसको देख लेते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स इनके गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंसम। और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स यह युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को है मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे थे? तो यह बेलूर मठ में रहे थे फ्रेंड्स। अब देखिए फिर इसके बाद है अगला हम इसको देख लेते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था? तो उन्होंने यह 11 सितंबर 1893 को फ्रेंड्स ये जो दिया था। अब देखिए शिकागो शहर कौन से देश में स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था? उन्होंने किया था फ्रेंड्स अमेरिका वासी बहनों एवं भाइयों कहकर उन्होंने संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंसम के पास जाने की सलाह किसने दी थी? तो फ्रेंड्स महर्षि देवेंद्र नाथ ने। अब देखिए हम अगला देखते हैं स्वामी विवेकानंद की मुलाकात किससे हुई थी? तो फ्रेंड्स यह जॉन हेनरी राइट से। और देखिए शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस देश के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया था? तो वो उन्होंने भारत के रूप में। और स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहा व्याख्यान दिया? तो उन्होंने शिकागो में दिया था। अब देखिए हम अगला देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में क्या संदेश दिया? तो उन्होंने फ्रेंड्स नैतिकता का संदेश दिया था। अब देखिए फिर इसकी बात है शिकागो में अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत किस शब्दों से की थी? तो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए फिर इसकी बात है विवेकानंद ने किस शहर में विश्व धर्म ग्रंथ की सदस्यता ग्रहण की? तो उन्होंने बर्लिन। देखिए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के संबोधन में किस भाषा में भाषण दिया था? तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में। उन्होंने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? तो फ्रेंड्स उन्होंने शून्य से की थी। अब देखिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस महापुरुष के नाम पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया? तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंसम। अब देखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उनके मठ का नाम था बेलूर मठ। अब देखिए शिकागो में प्रसिद्ध है क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें है कसाई खाना प्रसिद्ध है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय का नाम क्या था? तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ। अब देखिए स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा था? यह फ्रेंड्स है सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंसम से पहली मुलाकात पर कौन सा प्रश्न पूछा? क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने यह प्रश्न पूछा था। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कितने शब्द लंबा भाषण दिया? तो उन्होंने फ्रेंड्स में 200 शब्द लंबा भाषण दिया था। और स्वामी विवेकानंद ने कितने वर्ष की आयु में जो गेरुआ वस्त्र धारण किया था? तो उन्होंने 25 वर्ष की आयु में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ था? तो उनका जन्म 12 जनवरी 1893
1963 में हुआ था। अब देखिए कितने वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष की यात्रा शुरू करी थी? उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही फ्रेंड्स जो है भारतवर्ष की यात्रा शुरू करी थी। और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने बंगाली में संगीत पर कौन सा ग्रंथ संकलित किया था? देखिए यह है संगीत कल्पतरु। अब देखिए हम आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद की मातृभाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स उनकी भाषा है मातृभाषा बंगाली है। स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को है फ्रेंड्स इनका निधन हो गया था। अब देखिए शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने शून्य की तुलना किससे की थी? तो फ्रेंड्स उन्होंने अनंत ब्रह्मांड से इसकी तुलना की थी। तो देखिए इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को सनातन धर्म में कहा जाता है। तो क्या कहा? महाविद्या। स्वामी विवेकानंद रॉक के मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो कन्याकुमारी में है। और स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी था। और देखिए फिर इसके बाद है शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद है क्या है? फ्रेंड्स ओम। अब देखिए हम आगे देखते हैं शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसकी उपासक हैं? तो फ्रेंड्स हमें नाद के उपासक। देखिए फिर इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने स्नातक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो उन्होंने 1884 में उन्होंने की थी। 1884 में। देखिए फिर इसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने अपनी ऐतिहासिक भारत की यात्रा कब प्रारंभ की? उन्होंने 1891 में की थी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार पुल्लिंग सृष्टि का इसने क्या कारक है? फ्रेंड्स फिर इसके बाद शिकागो व्याख्यान के अनुसार सृष्टि में उभय लिंग क्या कर रहा है? यह संचरण कर रहा है। और वेदांत सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना है जो स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो फ्रेंड्स उन्होंने 1894 में की। और बेलूर रामकृष्ण मठ कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया। और शिकागो व्याख्यान के अनुसार प्रकाश बिंदु किस रंग का होता है? यह है तो फ्रेंड्स नीले रंग का। और शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? यह है फ्रेंड्स अनंत कोटि। और शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को खालिस्तान क्या कहते हैं? महाविस्फोट। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का खालिस्तान लय होता है तब उसे कहते हैं क्या होते क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे कहते हैं महानिपात। और शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति विपत्ति व्युत्पत्ति काल परिस्थिति होती है। कैसी होती है? कैलकुलेटेड पूर्व सुनिश्चित। और शिकागो व्याख्यान के अनुसार नील काल की सुंदर प्रकृति का संचरण होता है कैसा? धारा धाम पर। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें सम्मान करना चाहिए किसका? फ्रेंड्स हमें धराधाम का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है प्रकृति का संरक्षण करना। अब देखिए शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए फ्रेंड्स किसको? धरती माता को यानी कि धरती को। शिकागो व्याख्यान के अनुसार माथे पर किसका तिलक लगाना चाहिए? तो फ्रेंड्स धूल का। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म फ्रेंड्स कोलकाता में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान के बाद कितने मिनट तक तालियों में गूंजता रहा था सभागार? तो देखिए यह फ्रेंड्स 25 मिनट तक गूंजता रहा था। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। देखिए शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा क्या है? तो फ्रेंड्स यह है पाप है। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य था उठो जागो और जो है लक्ष्य को प्राप्त करो। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से बिल्कुल नहीं होता है उसे प्राप्त होता है क्या होता है फ्रेंड्स? उसे होता है अमरत्व। तो फ्रेंड्स ये हमारी है जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट हुई। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे सेकंड यूनिट की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को आप जरूर ही लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।